हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू डिस्कस द डॉलर डोमिनेंस ऑफ यूएस कि किस तरीके से यूएस ने डॉलर को डोमिनेट हुआ है, डॉलर की डोमिनेंस की स्टेजेस क्या हैं और किस तरीके से डॉलर इज कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड। और ये किस तरीके से डेवलप हुई, इसके पीछे क्या क्या स्टेजेस थी, क्या बेनिफिट्स, क्या नुकसान, सब कुछ हम देखेंगे आज। ओवरऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस in detail the dominance of the dollar and how it is established by the US। ठीक है, अमेरिका ने सबसे पहले किस तरीके से इसको डॉलर को डोमिनेट किया और डॉलर कहाँ से शुरू होता है, कैसे उसका फॉल था पहले और फिर राइज हुआ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाउ सबसे पहले आता है हाउ अमेरिका स्ट्रैटेजी मेक यूएस डॉलर द मोस्ट पावरफुल। हम ये देखेंगे 1940s में वी ऑल नो कि वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई थी और वर्ल्ड वॉर टू अपनी पीक पे थी। सीन ये था कि यूएस यूके तब तक तो मेजर पावर था, हमें ये बात पता है, कॉलोनियलिज्म और सारी चीज़ों के अंदर यूके डोमिनेट करता था। ठीक है, उसकी पूरी दुनिया में हेजेमोनी बनी हुई थी यूके की। हुआ ये कि यूके वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, वर्ल्ड वॉर वन के नुकसान झेला उसने, वर्ल्ड वॉर टू में देखा तो 1930 के अंदर ही वो 0.6 बिलियन डेप्थ के अंदर था यूरो और 7.8 बिलियन पाउंड्स के अंदर, पाउंड तक 1930 में वो डेप्थ के अंदर चला गया था। और यूएस जो है फर्स्ट ट्रेडर देन पार्टनर। अब यूएस ने सीन बेसिकली स्ट्रेटजी बनाई क्या, एक होलसम सिनेरियो ये था कि बेसिक इंट्रोडक्शन कि यूएस ने अपनी आपको पहले तो ट्रेडर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और देन लास्ट में जब कंडीशन ऐसी आई तो पार्टनर बना, जब वॉर ख़त्म होने के नज़दीक होती थी या वॉर ख़त्म कर दी थी उसने बेसिकली। तो 1930 में 2.4 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट करता था, यूएस ने एक्सपोर्ट किए थे टू 6.2 बिलियन इन 1970। आप अंदाज़ा लगा लें कि उसने 2.4 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स थी उसकी 1913 में। और वर्ल्ड वॉर वन में उसने इतनी ट्रेड की, इतनी एक्सपोर्ट्स की, इतना आर्म्स बेचा, इतना जंग को फ्यूल किया, बेसिकली फ्यूल तो बाहर से बैठ के किया, मॉर्ने डॉक्ट्रिन की वजह से उसने अपनी इंक्लूजन इसलिए नहीं की थी कि भाई यूनाइटेड स्टेट वुड रिमेन न्यूट्रल इन ऑल वॉर्स, क्योंकि उसने वो मॉर्ने डॉक्ट्रिन अपनी परसू की थी, वो 18 पता नहीं इसके अंदर मॉर्ने डॉक्ट्रिन आती है जिसमें वो कह रहे थे कि हम किसी भी एग्रेशन को नहीं लेंगे, मतलब एग्रेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे यूके के अंदर, यूएस के अंदर, और कहीं इंक्लूजन भी नहीं करेंगे। खैर उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेडिंग इसने इतनी की, इतनी असला बेचा, सारी चीज़ें बेच के इसकी 6.2 बिलियन डॉलर 1917 तक ट्रेड हो गई थी उस ज़माने में। अच्छा, और क्या हुआ, 75% गोल्ड रिजर्व्स यूएस के पास आ गए थे। 2000 टन से लेके फिर 22,000 टन तक इसके पास 1940 में इसके गोल्ड रिजर्व चले गए। तो दिस इज़ अ ह्यूज इंक्रीज इन गोल्ड रिजर्व्स एंड एज वेल एज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब ये तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया कि यूएस की असल गेम क्या थी, कि उसने अपनी एक तो पहले पार्टनर रहा और पहले ट्रेडर रहा फिर बाद में पार्टनर बना था। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज देखते हैं कि कैसे डॉलर की डोमिनेंस आई। फर्स्ट स्टेज में ये हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर टू तक तो हमने देख ली ना हिस्ट्री क्या किया यूएस ने। ओवरऑल हम कॉन्टेक्स्ट हमारा डॉलर करेंसी के ऊपर ही है कि किस तरह था, डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, और यूके की करेंसी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, फिर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट किया 1944 में एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, जिसमें 44 कंट्रीज एग्रीड टू पैक देयर करेंसी अगेंस्ट डॉलर। इन्होंने क्या एग्री किया कि वो अपनी करेंसीज को पैक कर देंगे अगेंस्ट डॉलर। दिस इज़ अ ह्यूज, मैं समझता हूँ, अचीवमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। यूएस डॉलर क्या होगा, वो पैक हो जाएगा गोल्ड के साथ। ठीक है, इस बात के ऊपर किसी ने एतराज़ नहीं किया। ऑब्वियसली ये बात तो यही ब्रेटन वुड्स सिस्टम यही बता रहा है कि डॉलर इज़ द नंबर 1 करेंसी इन द वर्ल्ड। 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू $35 के बराबर सेट किए गए थे उस ज़माने में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF भी फॉर्मेशन हुई थी उसकी। तो पहली स्टेज तो डोमिनेंस की यही थी कि जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम हुआ, सारी स्टेट्स ने एग्री किया और दुनिया के अंदर डॉलर की हेजेमनी शुरू हो गई, जिसके 3 फ़ायदे भी थे। लोग ज़ाहिर ऑब्वियसली अब क्वेश्चन ये आता है कि लोगों ने, कंट्रीज़ ने, स्टेट्स ने वो क्यों एक्सेप्ट की वाली बात। कंट्रीज़ ने इसलिए एक्सेप्ट की कि उनको फ़ायदा ही हो रहा था ब्रेटन वुड्स से, और वो क्या था कि एक तो उनकी ट्रेड फिजिबल हो गई थी। एक तो पहली बात तो ये थी, डेवास्टेटेड पूरी सिचुएशन थी यूरोप के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, यूएस के बाद बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क हुआ था, तो इस वजह से एक तो ये बात थी। दूसरी, ट्रेड आसान से फिजिबल हो गई थी क्योंकि यूएस ने उसको इंश्योर करा दिया था, उसको ट्रस्टेड बाय द यूएस, क्योंकि यूएस नंबर 1 सुपर पावर था। एंड लोन्स थ्रू वर्ल्ड बैंक एंड IMF फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। अब होगा ये कि वही जो मैंने बात बताई, डिस्ट्रक्शन इतनी हुई थी कि लोन्स वगैरह सारी चीज़ें IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मिलेंगी सारी स्टेट्स को, तो स्टेट्स को तो इसी में फ़ायदा नज़र आ रहा था। एंड नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ द IMF फैसिलिटीज़, के IMF की वजह से जो फैसिलिटीज़ जो मिलेंगी उन्हें, जो उनकी पैग करेंसी, उनकी वैल्यूएशन होगी, उनकी पॉलिसी मेकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, सारी चीज़ें IMF बनाएगा, तो उन्हें तो ये फ़ायदा हो रहा था इस चीज़ का। तो पहला स्टेज ये वाला था 1944 वाला। फिर आ जाता है सेकंड स्टेज ऑफ डॉलर डोमिनेंस। इसकी वजह से ये डॉलर डोमिनेंस तो इनकी चलती रही ना 1970s तक। अच्छा,
फिर सेकंड स्टेज ऑफ डॉलर डोमिनेंस ये था, जिसको हम सेकंड स्टेज बोल सकते हैं बेसिकली, कि 1930s एंड 40s में यहाँ से कॉन्टेक्ट शुरू हो रहा है कि यूके एंड ब्रिटिश, मैंने बताया, कंपनीज ऑयल ढूंढती थी पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, इन ऑर्डर टू फ्यूल देयर अपनी अपनी मिलिट्री और सारी चीज़ों को फ्यूल करने के लिए। ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ही बेसिस के ऊपर है ना, ऑयल के ऊपर है, ठीक है। तो 1938 में क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया तो वैसे भी पुअर कंट्री थे, ये अरब कंट्रीज तो काउंटिंग उसमें ही गिनती में ही नहीं आते थे, तो यूएस कंपनी वहाँ पे ऑयल वगैरह सर्च वर्च कर रही थी। तो इस टाइम पे ये हुआ कि ऑयल तो वहाँ पे निकल आया यूएस का सऊदी अरब के अंदर ना, लेकिन इटली ने उसी वर्ल्ड वॉर के अंदर इटली ने अटैक कर दिया ऑयल फैसिलिटीज़ ऑफ यूएस केएसए सऊदी अरब की, और केएसए तो ऑब्वियसली थ्रेट के अंदर आ गया और उसको इशू हो गया कि ये तो मेरी सारी ऑयल फैसिलिटीज़ तबाह हो गई, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और मतलब स्टेट वैसे इतनी पुअर थी ना, उनके पास सिक्योरिटी करने के पैसे ना उनके पास, और कोई बहुत पुअर कंट्री थे, ठीक है, सऊदी अरब वाले, सारा मिडल ईस्ट ही ऐसा था, ठीक है। हुआ ये कि उस टाइम जो एग्रीमेंट हुआ दैट फ्लरिश द डॉलर हेजेमनी विच इज़ एनर्जी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसको मैं कहता हूँ, और इसको बहुत सारी बुक्स से काफ़ी दफ़ा मैंने एक्सप्लेन भी किया इस बात को कि पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे, जिसमें आपका प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और किंग ऑफ सऊदी अरेबिया मिले, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यूएसए विल ऑफर सिक्योरिटी मेजर्स, यूएसए विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सऊदी अरेबिया, एंड सऊदी अरेबिया विल ट्रेड इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स इन एक्सचेंज। वो क्या करेगा, सिर्फ डॉलर को एक्सेप्ट करेगा इन ऑर्डर टू गिव ऑयल, ठीक है, इनटू द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर ऑयल ट्रेड पूरी यूएस डॉलर के अंदर होना शुरू हुई, जिसको हम पेट्रो डॉलर कहते हैं। और इसकी वजह से अल्टीमेटली हमने एक और वीडियो में मैंने ये पूरी बात डिस्कस किया, जिसको आप पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहते हैं, कि यूएस के पास सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स पड़े हैं ना, फॉरेन रिजर्व यूएस के पास सबसे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से रिजर्व्स, और वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हैं, टोटल एज ऑफ जुलाई 2021 के अंदर उनके पास $7 ट्रिलियन थे। $7 ट्रिलियन इज़ अ ह्यूज, इज़ अ कम्बरसम इन अ कोलोसल अमाउंट, ठीक है। और ये सारे जो हैं ये सिर्फ दूसरी कंट्रीज़ की हैं, उन्होंने इसलिए रखवाए हुए हैं ताकि यूएस के जो पेमेंट की जाती है ना, ऑयल वो एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं ऑयल, तो वो डॉलर में ट्रेड करते हैं सारे कंट्रीज़। इसके अंदर $1 ट्रिलियन तो चाइना का है सिर्फ, ठीक है, $1 ट्रिलियन। तो इस सारे पैसे को यूएस अपनी प्रोग्रेस के लिए यूज़ करता है, लोन्स देता है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। इस पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये तभी ही शुरू हुआ था जब ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट होता है, और दिस थिंग मेक्स द यूएस डॉलर मोस्ट पावरफुल, ठीक है। सेकंड तो ये हो गया स्टेज। थर्ड स्टेज आती है इसके बाद, अब हुआ ये कि डॉलर का राइज कैसे हुआ, स्टेज ऑफ डॉलर, राइज ऑफ डॉलर, ठीक है। पहले डॉलर डोमिनेंस मैंने बताया, और दूसरा भी इसके बाद ये हुआ कि जैसे कि मैंने बताया कि वो पैग हो गई थी कंट्री ब्रेटन वुड्स के थ्रू 1944 के अंदर, गोल्ड के साथ यूएस डॉलर पैग हो गया था। अब हुआ ये 1970s में यूएस डॉलर के गोल्ड रिजर्व बहुत कम हो गए, क्योंकि जो भी कंट्रीज आके उन्हें डॉलर ले लेती थी, गोल्ड ले लेती थी, डॉलर देके गोल्ड ले लेती थी ना कंट्रीज, लाइक कोई भी थी। तो इसके अंदर क्या हुआ, इनके रिजर्व बिल्कुल कम हो गए, वियतनाम वॉर की वजह से गोल्ड प्राइस हाइक्स हुई, और यूएस लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती जा रही थी कि उनके जो हमने बताया 22,000 टन्स ऑफ गोल्ड, उनका सिर्फ 10K टन्स रह गया, 10,000 रह गया। तो प्रेसिडेंट निक्सन ने सबसे बहुत बड़ा फैसला किया, एक तो ऑयल एम्बार्गो भी आ गया था इस टाइम पे, लेकिन फैसला ये किया कि भाई ब्रेटन वुड ख़त्म करो, और डॉलर विल बी एन इंडिपेंडेंट करेंसी। अब वो पैग नो लॉन्गर पैग टू द गोल्ड, ठीक है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक तो ओवरऑल क्राइसिस आने शुरू हो गया था, लेकिन हुआ ये कि वैल्यू ऑफ करेंसी, अब सीन ये था कि गोल्ड, रिचर्ड निक्सन ने ये तो अनाउंस कर दिया कि डॉलर अब उसके साथ पैग नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया की ट्रेड और सारी चीज़ें इतनी फैसिलिटेट हुई हुई थी, इतनी डिपेंडेंट हो गई कि सारी कंट्रीज छोड़ नहीं सकती थी ये डॉलर को अचानक, मतलब ऑल टुगेदर कैसे छोड़ देती और कैसे ट्रेड करती है एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि वैल्यू ऑफ करेंसी डिपेंड्स ऑन इट्स एप्लीकेशन। वैल्यू ऑफ करेंसी तब डिटरमाइन नहीं होती कि वो किस चीज़ के साथ पैग हुई हुई है, क्या वैल्यू इटसेल्फ डिफाइन होती है उस करेंसी की, कि उस करेंसी की एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा वो यूज़ होती है। ऑयल उसमें ट्रेड हो रहा था, दुनिया की पूरी ट्रेड इसके अंदर हो रही थी, यूएस लोन दे रहा था, IMF, वर्ल्ड बैंक, सारे इसी पॉलिसी के ऊपर चल रहे थे जो ब्रेटन वुड था। ब्रेटन वुड ऑलरेडी, ब्रेटन वुड की बेसिस तो इन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी वो सिस्टम चल रहा था अपनी जगह पे। तो व्हाट कुड बी द करेंसी हेल्प यू बाय इन इंटरनेशनल मार्केट में, अब कैसे एक्सचेंज होगा, एक बोलेगा मेरी करेंसी चला, दूसरी, तो बिल्कुल केओस सिचुएशन होने के बावजूद होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका कि कोई और करेंसी यूज़ होगी। यूएस डॉलर हेल्प्ड इन बाइंग ऑयल, ऑब्वियसली ऑयल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से यूएस डॉलर की हेजेमनी स्टेबल रही।
सही है, ये तो बात हमें समझ आ गई कि तीसरा स्टेज डॉलर की डोमिनेंस का ये था। अब एक और चीज़ है कि जो कि डॉलर की डोमिनेंस में इजाफा कर रही है, दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसको हम स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर 11,000 इंस्टीट्यूशंस हैं, 200+ कंट्रीज़ हैं जो कि ये पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली पूरा डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है ना। टू मेक ट्रेड पेमेंट्स हम ये यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स मेड इन US डॉलर। इस वजह से US की डॉलर की डोमिनेंस चल रही है कि ये इंटरनेशनल पेमेंट का जो सिस्टम है वो तो US डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है और US के पास है वो जो सिस्टम है पेमेंट्स का। नेक्स्ट इज बैंक्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब हैव बैंक अकाउंट इन द अमेरिकन बैंक्स एंड मनी स्टोर इन द डॉलर्स इन ऑर्डर टू मेक द ट्रेड पेमेंट्स इन US डॉलर्स। मैंने जैसे बताया वो सारे डॉलर्स US के पास होते हैं, जो कि मैं ऊपर बात बता चुका हूँ। सितंबर 2021 में $7 ट्रिलियन था US के पास। उसको एक अनफेयर एडवांटेज है ना, ऑब्वियसली अपनी इकॉनमी को बिल्ड कर सकता है, मिलिट्री को डेवलप कर सकता है, लोन्स दे सकता है, वर्ल्ड बैंक को फंड दे सकता है, इन्फ्लुएंस इंश्योर कर सकता है पूरी दुनिया में और इन्फ्लुएंस कर सकता है दुनिया को। इसी तरीके से उसी वाले रिजर्व्स की हम बात करेंगे, $300 बिलियन के रिजर्व्स, रशियन रिजर्व्स इन्होंने फ्रीज कर लिए थे US ने। तो एक तरह का डोमिनेंस का टूल है US के पास, जिसको हम स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसका अल्टरनेटिव अब हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर सकें। M-Bridge के नाम से, BRIDG ब्रिज के नाम से चाइना ने इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसका प्रोटोटाइप भी बना लिया और पेमेंट्स की जा रही है। काफ़ी सारे 20 से ज़्यादा उसके अंदर बैंक्स, और हांगकॉन्ग का बैंक है, UAE भी उसके साथ इंटीग्रेट है, चाइना के बैंक से, तो वो इंटीग्रेट हुए। उन्होंने पता नहीं कितने मिलियन की भी ट्रांजेक्शन टेस्टिंग के तौर पर करके देखी। M-Bridge सिस्टम इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए बनाया है चाइना ने अल्टरनेटिव। और डॉलर अपने आप को, US अपने आप की डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, वो लेके आ रहा है डिजिटल डॉलर की कहानी अभी शुरू हो रही है। उन्होंने कहा हमने भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, डॉलर, डिजिटल डॉलर सुपीरियरिटी और इसी तरीके से मतलब चेंजिंग हो रही है। और हम यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करें, ब्रिक्स अपनी करेंसी लेके आ रहा है। तो फिलहाल चेंजिंग डायनामिक्स की वजह से वर्ल्ड ऊपर नीचे और डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, करेंसी डोमिनेंस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन स्टिल डॉलर हैज़ द मोस्ट पावरफुल पोटेंशियल टू रिमेन द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड। अभी भी इसके पास इतनी तो कैपेसिटी है कि अभी भी काफ़ी सालों तक ये डॉलर की डोमिनेंस बरकरार रही। चाइना के ऊपर भी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था डिटेल में कि जिसमें उसकी रेमनबी, जिसको युआन बोलते हैं, वो इतनी स्टेबल है नहीं और काफ़ी सारे उसके फ्लॉज मैंने देखे हैं कि वो अभी डॉलर को कम्पीट नहीं कर सकते। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।